गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको पिछले टॉपिक में अम्ल, क्षार और सॉल्ट्स, लवण वाला चैप्टर्स पढ़ा रही थी। तो बच्चों, मैंने आपको इसमें उदासीनीकरण बताया था। उदासीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और लवण और जल बनता है। इसको उदासीकरण रिएक्शन क्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमने पढ़ा था धात्विक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। ये भी उदासीकरण, एक प्रकार की उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल होते हैं और अम्ल की तरह क्रिया करते हैं। और अम्ल जो ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये अम्ल की तरह क्रिया करते हैं, और अम्ल के साथ ये क्षार की तरह क्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, बच्चों दोबारा सुनिए, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार की तरह क्रिया करते हैं, और अम्ल के साथ ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधातु जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। ये प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, और ये सार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये एक प्रकार की, ये भी एक उदासीनीकरण प्रक्रिया है। इसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों, सभी अम्ल तथा क्षार की क्या समानता होती है। सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं और ये इनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो सभी अम्ल जो होते हैं वो H पॉजिटिव हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल, सभी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं, तथा सभी क्षार जो होते हैं, सभी जितने भी क्षार होते हैं, ये OH ऋण आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों। और सभी अम्ल जो होते हैं, सभी अम्ल जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन ही के कारण उन वो जो होते हैं, उनका जो गुण होता है अम्लीय होता है। जो इनका एसिडिक नेचर होता है, ये इनका H पॉजिटिव आयन के कारण ही होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के कारण ही होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको बच्चों? और जो सभी क्षार होते हैं वो उनके OH नेगेटिव आयनों के कारण ही, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो ये इनकी समानता है। क्या समानता है? आपको याद रहेगा ना बच्चों कि H पॉजिटिव आयन जो होता है, सभी अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। और सभी जो अम्ल होते हैं वो उनका H पॉजिटिव आयन ही जिम्मेदार होता है उनके अम्लीय गुण गुण के लिए, और जो OH नेगेटिव आयन होता है वही उनकी क्षारीय गुण के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के कारण उनका क्षारीय गुण होता है। अगला है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार। अगर अम्ल और क्षार को हम जल जल के साथ इनकी क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, कोई भी एसिड और बेस को अगर हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो जलीय विलयन में सबसे पहले आपको बताती हूँ, जलीय विलयन में जल में, ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल क्या क्या प्रभाव होता है? तो जब H पॉजिटिव, जब हम जलीय H जो एसिड होता है, एसिड को हम जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, जलीय विलयन में, ये आपको पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसको हम ज्यादा आगे नहीं पढ़े, कि जो जलीय विलयन में एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, धन आयन देते हैं। तो अगर ये H, जो ये H हाइड्रोजन आयन होता है, ये अस्थाई होता है, ये अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, ये अकेले नहीं रहता है। ये हाइड्रो जल के, ये दो हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके, जल में दो हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है H3O, H3O धन आयन बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये स्थायी होता है। ठीक है, ये इसी रूप में रहता है, ये अकेले नहीं रह सकता है। H पॉजिटिव आयन ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अस्थाई होता है। तो ये जल के H2 आयन, हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके H3O बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये जलीय, और जो इसका एग्जांपल देखिए, HCl की हम जल से क्रिया करवाते हैं तो ये H3O क्लोराइड आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और ये बनता है। तो ये अब आपको याद रखना है कि जो H हाइड्रोजन आयन है कभी भी अकेले नहीं रहता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जल के दो अणु, जल में जो हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं उसके साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, और यही स्थायी होता है। फिर है क्षार। क्षार जो होते हैं, बेसेस जो होते हैं, वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। एंड जैसे इसका एग्जांपल क्षार है, ये क्षार होता है। NaOH क्या होता है? क्षार होता है, आपको पता है। ये जल के साथ, देखो H2O जल है, इसके साथ क्रिया करके सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है बच्चों।
आगे देखिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा था कि जलीय विलयन, अम्लों और क्षार का जलीय विलयन। तो हमने उसमें देखा था कि जो जलीय विलयन होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं वो और H पॉजिटिव आयन देते हैं जलीय विलयन में एसिड अम्ल, और क्षार जो होते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो जो अगर हम अम्ल और क्षार को जल में मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार को एक इस बात की आप सावधानी रखेंगे कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो जल में नहीं मिलाए जाते, जबकि जल अम्लों में नहीं मिलाया। जैसे अम्ल और क्षार को जल में नहीं, जैसे ये इसमें हमने क्या रखा है, एक बीकर है, बीकर में हम जल लेंगे, जल में हम अम्ल या क्षार मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, जल में हम अम्ल या क्षार मिलाएंगे और उसको लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें से बहुत सारा वो झाग निकल सकता है और हमें बाहर, ये बुलबुले के साथ, झाग के साथ बाहर को निकल सकता है और ये इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अम्ल में जल नहीं मिलाना है और जल में हमें क्या मिलाना है, अम्ल और क्षार मिलाना है। ये हमें सावधानी रखनी है जलीय विलयन बनाने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे हम कोई अम्ल या क्षार कितने प्रबल है, तो इसका पता हम कैसे लगेंगे कितने प्रबल होते हैं। तो कोई भी अम्ल या क्षार की प्रबलता हमें उसके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से पता चलता है कि अगर उसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक है तो वो जो अम्ल है वो अधिक प्रबल होगा, और इसमें अगर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता ज्यादा है उस विलयन में तो वो क्षार जो होगा अधिक प्रबल होगा। समझ में आया बच्चों? तो इसको हम ऐसे, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है कि उसमें कितने अधिक H पॉजिटिव आयन है की सांद्रता है और कितनी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितने अधिक प्रबल है। तो लेकिन हमें ये पता, पहले हमने अम्ल और क्षार कैसे पता चला, सबसे पहले हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था, हमें सूचक द्वारा पता चलता है कि वह अम्ल, किसी भी सूचक द्वारा में रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन हमें पता चलता है कि वह अम्ल है या क्षार है। लेकिन किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को हम कैसे पता लगाएंगे? एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक सूचक, जिसके द्वारा हमें किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता का पता चलता है कि कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो आगे हम पढ़ते हैं सार्वभौमिक सूचक की हम क्या लिखेंगे। ये सार्वभौमिक जो सूचक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अनेक प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। बहुत सारे सूचकों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करता है। ये एक पेपर होता है सार्वभौमिक सूचक, इसको आप लैब में भी देख सकते हो। ये क्या करता है, अलग अलग जो अम्ल और क्षार की सांद्रता होती है ये अलग अलग रंगों द्वारा दिखाता है। ठीक है, कि कोई क्षार कितना प्रबल है और कोई क्षार कितना, कोई अम्ल कितना प्रबल है, कोई क्षार कितना प्रबल है, ये वो अलग अलग रंगों द्वारा दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन दिखाता है ऐसे? सार्वभौमिक सूचक होता है। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? जो पीएच एक स्केल बनाया गया है जो अम्ल और क्षार की प्रबलता जानने के लिए एक स्केल बनाया गया है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ये क्या बताता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की विलयन में सांद्रता कितनी अधिक है ये बताता है। ठीक है, तो ये देखिए ये होता है पीएच स्केल। अभी मैंने आपको ऐसे ही बता रखा है। तो ये स्केल जो होता है इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच जो स्केल होता है शक्ति, मतलब क्षार और अम्ल की शक्ति कितनी प्रबल, कितनी ज्यादा शक्ति है। तो ये देखिए पीएच स्केल है, इसमें अलग अलग नंबर बने होते हैं। ये होता है पीएच स्केल होता है बच्चों, ये स्केल होता है, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग नंबर बने होते हैं। बीचों बीच में होता है 7। ठीक है, और इधर को जो राइट हैंड साइड में होता है 7 से अधिक बढ़ते रहता है। 7 यहाँ पे होता है, 8 यहाँ पे, 9 10, ये 14 तक होता है। ठीक है, ये लास्ट 14 तक होता है। और यहाँ ये क्या होता है, घटते घटते क्या होता है, 7 लास्ट 0 तक होता है। ठीक है, ये लास्ट का कितने तक होता है, 0 तक होता है। यहाँ ये 14 तक होता है। यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, ये बीचों बीच में 7 होता है इसका नंबर, और 7 से इधर को ये 7 से 14 तक होता है, और इधर ये 7 से 0 तक होता है। जैसे जैसे ये देखिए मैंने नीले रंग से लाइन से दिखा रखा है, ये जैसे ये लाइन यहाँ से 0 पे है, 0 से ये लाइन बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पर देखिए साथ में ये दोनों बराबर है, ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, और यहाँ ये घटते घटते यहाँ घट गई है। तो यहाँ पर
ये लाइन यहाँ पे ज्यादा दिखा रही है, तो ये दिखा रखी है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता दिखा रखी है, ठीक है। और ये घटते 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 यहाँ पे 14 में घट गया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जो है घट रही है, घटते 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 यहाँ 14 तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल घट गई है। और यहाँ पे 14 में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ गई है, ठीक है। तो ये घटने का बढ़ने का मतलब हुआ यहाँ पे बढ़ती हुई अम्लता है। देखिए H पॉजिटिव आयन नीले रंग से यहाँ पे ज्यादा हिस्सा दिख रहा है ये, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। जब ये 7 से H पॉजिटिव आयन जब 0 पे आ जाएगा तो यहाँ पे OH की सांद्रता घटती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम स्केल से ऐसे भी दिखा सकते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। pH का मान अगर इज इक्वल टू 7 होगा तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। वो लवण होगा, ना वो अम्ल होगा ना क्षार होगा, वो कैसा होगा, उदासीन होगा। और जैसे जल एक उदासीन विलयन है। और फिर अगर पीएच का मान, पीएच स्केल का मान, पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, ठीक है। पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, एक क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, ठीक है। क्षार होगा ज्यादा, 7 पीएच का मान क्या है, 7 से ज्यादा है। अगर पीएच का मान 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। तभी आपने उदासीनीकरण रिएक्शन देखी, जिसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जो क्या होता है, उदासीन होता है। और तो ये पीएच स्केल होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजों का, जैसे हमारे इसका दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही उपयोग है, इसको मैं आगे बताऊंगी। तो ये पीएच स्केल को आप अच्छे से देखिए। तो जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत अधिक प्रबल अम्ल है और ये घटती जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है और H पॉजिटिव आयन की सांद्रता घट रही है, तो ये प्रबल क्या है, क्षार है। तो 0 से 7 तक, 7 से 0 तक क्या होता है, प्रबल अम्ल होते हैं, और 7 से 14 प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखो बच्चों, अभी मैं आपको पीएच स्केल बता रही थी। पीएच स्केल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की अम्लों में और क्षारों में विभिन्न प्रकार के रंग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आगे हम इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि जो भी चीजें हैं, सबका पीएच मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी अम्ल होते हैं, हमारे जो खाने के पदार्थ होते हैं, खट्टे हमें महसूस होते हैं, अम्ल के कारण महसूस होते हैं, और जो हमें स्वाद में कड़वे महसूस होते हैं, वो उनमें क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का जो पीएच, सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में आते हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर से शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे शरीर का जो होता है पीएच मान, हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं अगर हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, 7 से 7.8 तक होता है, ठीक है। पीएच मान 7 में क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद 7 से 7.8 तक हमारे शरीर का अगर मान होता है, पीएच मान होता है, तो हम सही ढंग से हम कार्य कर पाते हैं। नहीं तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं अगर हमारा पीएच मान इससे कम या ज्यादा होता है, ठीक है। तो पीएच, तो हमारे जो वर्ष, और आपको पता है बच्चों, हमारे शरीर में जो लार होती है, लार जो होती है वो अम्लीय होती है। हमारे शरीर में जो लार होती है, मुंह में जो लार होती है, वो भी अम्लीय होती है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद लार कब ज्यादा अम्लीय होता है, खाना खाने से पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है। तो ये आप इसको पीएच पेपर द्वारा इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है, वर्षा का जल जो होता है, इसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाता है, तो वो वर्षा जो होती है अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है बच्चों। जो कि इसका मतलब अम्लीय वर्षा होती है। तो ये अम्लीय वर्षा कैसी होती है, जब वायुमंडल में बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, और ये जल वाष्प से क्रिया करके क्या बनता है, तो ये क्रिया कर जाती है, और जो वायु में जो होते हैं, तो ये जो वर्षा होती है, ये क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बादलों में जाके अम्लीय वर्षा करती है। और जैसे आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा है, ताजमहल पहले बिल्कुल सफेद रंग का था, तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या हुआ, इसका जो रंग हो गया है वो ये पीला पड़ गया है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है, जलीय जीव जो होते हैं, अम्लीय वर्षा अगर तालाबों में अम्लीय वर्षा होती है, तो जो जलीय जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जो मछली वगैरह होती है वो नष्ट हो जाती है। तो उसके बाद है हमारा
अमाशय जो होता है, हमारा जो उदर होता है, अमाशय होता है, स्टोमक, इसको अमाशय भी बोलते हैं, उदर भी बोलते हैं, स्टोमक भी बोलते हैं। तो आपको पता है ये हमारे शरीर में, आपने पाचन तंत्र अभी इससे पहले पढ़ा था, पाचन तंत्र में आपने देखा था। आप या इसका आंसर आप बताइए बच्चों, बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है, तो वो होता है HCl। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अमाशय कौन सा, और जो HCl होता है ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय से स्रावित करता है। ये क्या करता है, हमारे भोजन के को पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, हमारे भोजन में जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं, उसको नष्ट कर देता है और अच्छे से हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, और HCl। दूसरा है दांत। तो दांत बच्चों, जब हम कुछ खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो क्या होता है हमारे, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। अगर हम सुबह शाम पेस्ट 2 टाइम पेस्ट नहीं करते हैं, तो जो खाना होता है वो हमारे दांतों के बीच फंसा ऐसे ही पड़ा जाता है, और वो क्या बनता है, हमारे दांतों में मुंह बंद रहता है, तो हमारे दांतों में क्या बन जाता है, तो पेस्ट करना सुबह से ज़्यादा रात को ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि खाना हमारे दांतों के बीच फंसा रह जाता है, और वो क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है, और जिससे कि हमारे दांत जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत हानिकारक होता है अम्ल। तो दांतों का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से अगर कम हो जाता है, तो अगर पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है हमारे मुंह का, तो हमारे दांत जो होते हैं सड़ने गलने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसको, अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हमें ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, ताकि ये अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे। ठीक है बच्चों, फिर होता है मृदा के लिए पीएच मान उपयोगी। तो बच्चों ये है ना मृदा, मृदा जो है हर पौधे को, हर क्रॉप को, हर पौधे को उगने के लिए अलग अलग पीएच मान की मृदा की आवश्यकता होती है। तो मृदा अधिक अम्लीय हो जाती है, तो वो मृदा भी पौधों की प्रोडक्शन के लिए हानिकारक हो जाता है। अगर मृदा में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब भी पौधा अच्छे से नहीं उग पाता है। तो पौधे में सारे उसके पोषक तत्व होने के लिए, तो उसकी जो अम्लता और क्षारकता उसको हमने बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए हम उसमें समय समय पर उसमें विभिन्न प्रकार की हम प्रोसेसेस करते रहते हैं। ठीक है, तो मृदा का पीएच मान भी, जो हम उसमें क्रॉप, जो हम उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम उसमें फसल उगा रहे हैं, उसके अनुसार पीएच मान हाँ उसका उसके अनुसार होना चाहिए, उस फसल के अनुसार। ठीक है, और ये इसके लिए एक यंत्र भी होता है जो हम, जिससे कि हम अलग अलग प्रकार की मृदा का पीएच मान की गणना कर सकते हैं। तो है फिर अगला है हम ना मधुमक्खी। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो उनके डंक में कुछ अम्ल स्रावित करते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है और चींटी होती है। जब हमें डंक मारते हैं, जब हमें काटते हैं, तो हमारा जो जिस झाग में मारते हैं, तो वो अपना डंक, तो हमारे वहां पे फूल जाता है और हमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो वो मेथनोइक अम्ल एक होता है, उसको ये छोड़ देती है वहां पर, मधुमक्खी, चींटी। और अगर बिच्छू घास जो होती है बच्चों, बिच्छू घास जो होती है, वो भी जब हमें जहाँ पे टच होती है, तो वो हमें भी बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। तो वो जलन हमें मेथनोइक अम्ल के कारण, क्योंकि वहां पे वो उसके हमारी स्किन के टच में आते ही वो मेथनोइक अम्ल वहां पे स्रावित हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत जलन महसूस होती है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वहां पे क्षार लगाते ही हमें राहत महसूस होती है। ठीक है, वहां पे हमें क्षार लगाते ही हमें क्षार को लगाते ही हमें राहत महसूस होती है और हमें जलन कम महसूस होती है। तो ये थे हमारे दैनिक जीवन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लवण। लवण का मतलब होता है अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाने से क्या बनता है, जल और लवण बनते हैं। तो हम इसके बाद अगले टॉपिक में हम लवण पढ़ेंगे। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो जहां पे आपके समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।